बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। गॉल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सिर्फ एक हफ्ते के फ़र्क से फतह और शिकस्त दोनों का मजा चख लिया। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की बेहतरीन फाइट बैक के साथ पिच के बर्ताव ने भी फतह में पाकिस्तान की मदद की। दूसरे टेस्ट में पाँचवें दिन पिच में मौजूद टर्न और पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की नाकामी ने पहली फतह पर पानी फेर दिया और सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। पाकिस्तानी टॉप और मिडल ऑर्डर की नाकामी का नाकाम होना शायकीन क्रिकेट और तजियाकारों के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन बॉलिंग में ऐसी कारकर्दगी कि पाकिस्तान को टेल एंडर्स को आउट करना भी दर्द सर लगे, स्पिन का बोझ सिर्फ यासिर शाह के कंधों पर डाल देना कहाँ की अक्लमंदी है। जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद नवाज ने 3 टेस्ट का तजुर्बा रखने के बावजूद विकटें लेने की जान तोड़ कोशिश की। 35 साल के नोमान अली से नौजवान स्पिनर फराबाद जयसूर्या जैसी कारकर्दगी तवक्को अब महज खाम ख्याली ही लग रही है। एक तरफ श्रीलंका के 2 नौजवान स्पिनर ने पाकिस्तान के 2 टेस्ट मैचों में 29 बैट्समैनों को पवेलियन भेजा और वहां पाकिस्तान का तजुर्बा कार बॉलिंग अटैक टेल एंडर्स को आउट करने की तगोदो में लगा रहा। क्रिकेटर्स की कारकर्दगी जो रही सो रही, लेकिन ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए 2 मायनाज क्रिकेटर जो हेड कोच और बैटिंग कोच के तौर पर शामिल हैं, वो दूसरे टेस्ट में टीम को कोई राह न दिखा सके। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ कोच बनने से पहले जिस तरह मीडिया पर दावा और हिकमत अमली बताया करते थे, वो मैदान में कहीं नजर आ नहीं रही और तजुर्बेकार स्पिनर दूसरा के मौजिद सकलैन मुश्ताक जो टीम के हेड कोच हैं, पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग में जान नहीं डाल सके हैं। जब जीत जाते हैं तो सातवें आसमान पर पहुंचा दिया जाता है और जब हार जाते हैं तो फिर सिर्फ तनकीद और सवालात के सिवा कुछ बचता नहीं है। यही माजी था, यही हाल है और शायद यही मुस्तकबिल। आज इस प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे श्रीलंका, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल में आने वाला असाइनमेंट और दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। कैसे हैं सर आप? ठीक है, थैंक यू। और लाहौर स्टूडियो में जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। कई बार हम इनको बुलाते हैं लेकिन कभी कभी आते हैं। पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 99 विकेट हासिल करने वाले बाएं हाथ के स्पिन बॉलर अब्दुल रहमान, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। आज बड़ी अच्छी कलरफुल शर्ट पहने हुए सर, आप कैसे हैं? आप ठीक है? थैंक यू, शुक्र अल्लाह का। भाई आप सुनाएं कैसे? बस शुक्र तो अल्लाह ताला का है और बिल्कुल ज़िंदगी के ये दिन गुजर रहे हैं और इसी अच्छे तरीके से गुजरते हैं ना। मेरा ख्याल है गुफ्तगू की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूँ। ये क्या हुआ अब्दुल रहमान साहब, आप कोई प्लानिंग करके नहीं गए? 12 खिलाड़ियों को पहले टेस्ट मैच में अपने डेब्यू पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फराबाद जयसूर्या ने आउट किया और बाएं हाथ के स्पिनर पर मैं यहीं से आपसे शुरू कर लेता हूं। हमारे बैट्समैनों का मसला क्या है माजी में भी और ये जो मौजूदा टीम है, क्या बाएं हाथ के स्पिनर का क्या एंगल बन जाता है? क्या बाएं हाथ के स्पिनर का बॉल नज़र नहीं आता? क्या हो जाता है कि हमारे बैट्समैन बिल्कुल आउट क्लास हो जाते हैं? अगर आपको याद हो जो श्रीलंका के फॉर्मर स्पिनर थे बाएँ हाथ के, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर, आई थिंक उनका नाम उन्होंने भी हेरात, रंगना हेरात। तो ये क्या होता है? हाँ, कुछ भी नहीं आया भाई। 2 स्पिनर तो हमारे यार कुछ भी नहीं होता। 17 विकेटें ले गए फराबाद जयसूर्या, आप कह रहे हो कुछ भी नहीं होता। और मैंने कह रहा कि इस मसले का हल होता है, क्यों नहीं होता? आपने पिच पे रहना है कि जितनी आप जल्दी कर रहे हैं, आपको बहुत जल्दी है रन्स बनाने की। आपको पता है टेस्ट क्रिकेट जो है ये सेशन वाइज खेली जाती है। इसको इस तरह नहीं खेला जाता कि आप जल्दी रन बना लेंगे। तो अगली टीम की प्लानिंग्स भी होती हैं, आपकी अपनी प्लानिंग्स भी होनी चाहिए। आपके साथ कप्तान पिच पे खड़ा है, आपको किसी प्लेयर ने भी उसका साथ नहीं दिया। हर बंदा स्ट्रोक्स खेल रहा है। ये टेस्ट क्रिकेट है, इसको बनाना पड़ता है। ये बहुत लंबा दिन होता है। आप समझ रहे हैं कि ये मैं 2-4 स्ट्रोक्स खेलूंगा तो रन्स के करीब पहुंच जाएंगे। दिस इज द नॉट वे। हमारे पास भी 2 स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है। यासिर शाह भी हमारे पास है, तो नेट प्रैक्टिस होती है। तो बहुत सारे स्पिनर जिनको बॉल भी कराते हैं। तो ये एक प्लानिंग होती है पिच पे आने के लिए। आपके ये टेस्ट होता है, टेस्ट क्रिकेट है नर्व्स की। ये आप जितना अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे, जितना अच्छा प्लान कर सकेंगे, ये ठंडा रह के खेलना होता है। आपको अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना होता है। तो जो आखिरी
इनिंग्स में इन्होंने किया है ये थोड़ा सा जल्दी में थे। आप स्ट्रोक्स भी खेल रहे हैं, रन आउट भी हो रहे हैं, वो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपको एक रन की इतनी जल्दी की ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत है पिच पे खेलने की, आपको टाइम स्पेंड करने की। आप जितना टाइम देंगे उतना ही मैच के आप क्लोज भी जा सकते हैं। वट एवर इट इज़, आप नहीं जीत सकते लेकिन आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप शो करें इन चीज़ों को। तो ये चीज़ें लैक ऑफ होती हैं कि जो आपको लर्न करनी होती है। आपने पहला टेस्ट मैच जीता है, इतना अच्छा टेस्ट मैच जीता है, ये वही क्रिकेटर होते हैं। आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनीवन, दिस इज ये होता है कि आपने अगले टेस्ट मैच की कैसे प्लानिंग करनी होती है। यही प्लेयर है जिन्होंने आगे भी इंशाल्लाह जितवाना है, पीछे भी जितवाया, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो देख के दुख होता है कि यार ये क्यों हो रहा है कि आप इतने अच्छा टेस्ट मैच को फिनिश करके अगले टेस्ट मैच में आपको अपर हैंड होना चाहिए, आपको नज़र आना चाहिए। ऐसा लग रहा था श्रीलंका पहला टेस्ट मैच जीती है, हम हारे हुए हैं, जिस तरह हमने लास्ट इनिंग खेली है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को कंट्रोल खुद प्लेयर्स ने करना होता है। जब आप पिच पे जाते हैं तो आपकी सारी कोचिंग एवरीथिंग आप रस्से के बाहर छोड़ के जाते हैं। आप जब रस्से के अंदर हैं, आप ही कोच हैं, आप ही प्लेयर हैं, आपने ही उस टीम को लेके चलना है। आप आगे भी लेके चलें और अगली इनिंग्स में भी आपने ही करना है। लेकिन मेरे माय पॉइंट ऑफ व्यू के इतनी गलत शॉट सिलेक्शन थी, रनिंग अच्छी नहीं थी, ये बहुत सारी चीज़ें कि जो टीम को लेट डाउन करती है, वो रिजल्ट ऐसा नहीं आता। तो आगे इनके पास बहुत सारे चांस होते हैं कि जो उनको अवेल करनी चाहिए। डे बाय डे इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। लेकिन आखिरी इनिंग में, आखिरी टेस्ट मैच में, इनिंग्स में ऐसे लगा है कि हम बहुत ही ज़्यादा शल में थे, हमसे खेला नहीं जा रहा, हम टर्न नहीं खेल सकते। तो ये फिर चीज़ें आती रहनी है आपके साथ। ठीक हो गया अब्दुल रहमान साहब, इसीलिए हम आपसे कहते हैं माशाल्लाह अल्फाज का ज़ख़ीरा है आपके पास, लफ्ज़ों को लड़ी में पुरोकर गुफ्तगू करने का फ़न आप जानते हैं, लेकिन आप हमें कम कम टाइम देते हैं। माशाल्लाह आप दिखते भी अच्छे हैं, बोलते भी अच्छा हैं, ज़रा वक्त निकाला करें हमारे लिए। ज़रूर ज़रूर यार भाई, जब आप बोलेंगे इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे। सम टाइम नहीं आ सका क्योंकि फैमिली में था, बिजी था, थोड़ा काम के सारे लोग फैमिली के साथ होते हैं और माशाल्लाह फैमिली का जो ये हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हम अदा करते हैं ना। मेरा ख्याल है सिकंदर बख्श साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। मैं तो पानी भी निकाल रहा हूँ जी। सिकंदर बख्श साहब जनाब हरफन मौला हैं और जब बैंक में थे तब भी बड़े दिल से काम करते थे, जब टीम में थे तब भी पूरी मेहनत करते थे और अब हमारे साथ हैं तो पूरी मेहनत। यार आपका जो ये सवाल है ना जी सर, जो रहमान ने बात की उसका एक पोर्शन तो रहमान ने जो बोला है वो एक डिफरेंट पोर्शन है कि जो प्लेयर्स ने। अच्छा मैं बताऊं आपके साथ एक बिल्कुल दो लफ्ज़ों का सवाल करना चाह रहा हूँ। आप भी टेस्ट क्रिकेटर हैं, आप ड्रेसिंग रूम में प्लेयर भी रहे और मैनेजमेंट का भी पार्ट रहे। रहमान ड्रेसिंग रूम में एज ए प्लेयर रहे हैं। अब आप लोग जब बाहर बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं और आप लोगों को जब ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं सिकंदर बख्श साहब, तो मोहम्मद यूसुफ और सकलान मुश्ताक तो आपसे, रहमान से ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, ज़्यादा वक्त उन्होंने मैदान में गुजारा है, तो उनको ये चीज़ें नहीं देते। देखो यार मैंने एक दो दफ़ा पहले भी आपको ये बताया, मैं नाम नहीं लूँगा ना, प्लीज़ आप भी नाम नहीं लीजिएगा, कि जब मैं टीम के साथ था तो जब मैं किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था तो एक शख्स से मुझसे, मैं बता देता हूँ फिर आप फिर नाम आपने उनको बताने, उन्होंने कहा भाई आप कितने टेस्ट मैच खेले। बिल्कुल, उन्होंने मुझसे पूछा आपने कितने खेले, मैं कहा मैंने 26 खेले। कहते मैं 46 खेल गया हूँ, मैंने 4000 रन कर दिया और तुम मुझे बता रहे हो। अब दिस इज़ द अप्रोच, नाउ दिस इज़ द अप्रोच कि आप मैंने इसलिए हमेशा फैसला किया है कि जब भी अगर कभी मुझे काम मिला ना, आई विल वर्क विद द अंडर 19। एटलीस्ट वो बच्चे मेरी बात तो सुन लेंगे, वो मुझसे ये नहीं पूछेंगे आपने कितने टेस्ट खेले, मैंने इतने खेले, ये नहीं पूछेंगे। नोबडी लाइक टू लिसन। द प्रॉब्लम इज़ कि जो अब्दुल रहमान ने जो बात की वो तो एक साइड है कि प्लेयरों को कैसे खेलना चाहिए, मगर प्लेयरों को कैसे खिलाना चाहिए, टीम को कैसे खिलाना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर याद हो डे 1 से जब ये टेस्ट मैच हुआ, पहला टेस्ट मैच का टॉस हुआ, टीम अनाउंस हुई, मैंने आपसे क्या कहा था कि रिजवान का नंबर 5 नहीं है, रिजवान का 7 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। आपने रिजवान पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया कि भाई ये नंबर 5 पे जाएगा और पूरी इनिंग्स लेके जाए। 5 का नंबर जो होता है वो पूरी टीम को लेके आखिरी तक जाता है। तो वो उस दिन से हम कह रहे थे, वो तो हम फर्स्ट टेस्ट मैच तो हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस अब्दुल्ला शफीक की, मगर वही अब्दुल्ला शफीक देखें सेकंड इनिंग में बहुत कैजुअल खेले, गैप बन गया, बोल्ड हो गया पहले ओवर में और फिर सेकंड इनिंग में उन्होंने गलत शॉट खेल दिया। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, मगर टीम मैनेजमेंट को हमें नहीं मौका देना चाहिए कि हम बोलेंगे यार आपने इस लड़के को क्यों नहीं खिलाया, रिजवान को 6ठे नंबर पे आपने 5वें पे क्यों खिलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप टीम की जो कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा कमज़ोर कर देते हैं और इसी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है। वो जो रहमान कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लड़कों को अपना फवाद को बिल्कुल इस तरह रन नहीं लेना चाहिए था, बल्कि अगर आपको पास क्लिप हो जिस ओवर में वो आउट हुआ है,
अब्दुल्ला शफीक, उसकी दूसरी या तीसरी बॉल पे अपने इमाम ने एक शॉट मारा था निकल कर, वो स्लिप के ऊपर से निकल गया। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार पता नहीं ये लोग रन चेस करने जा रहे हैं, 10 ओवर के अंदर 100 रन करने, क्या हो गया। तो ये अप्रोच उस वक्त गलत थी और जिसकी वजह से हम शायद, हालांकि हम कर सकते थे, एक दिन हमने खेलना था, 9 विकेटें थी, 89 for 1, और आखिरी का पूरा दिन हम चाहते तो खेल सकते थे। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमने कराची में ये कर चुके हैं, 2 दिन खेले, यहाँ पर भी कर चुके थे। एनीवे, मैं तो टीम मैनेजमेंट को ब्लेम करूँगा कि जिसने भी ये टीम बनाई। टीम मैनेजमेंट को सिकंदर बख्श साहब ब्लेम कर रहे हैं और अब्दुल रहमान साहब ने बड़े सॉफ्ट अंदाज में जो है वो चीज़ों का खुलासा किया और उन्होंने कहा कि जनाब मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, लेकिन गलतियां हैं और गलतियों को निशानदही करना बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट उनका काम है। जिन चीज़ों की उन्होंने निशानदही की, तो अब्दुल रहमान साहब और सिकंदर बख्श साहब के इब्तदाई कलिमात आपने मुलाजा किए। जनाब एक बार फिर मैं अब्दुल रहमान साहब की तरफ लाहौर जाऊँगा। अब्दुल रहमान साहब, बात दरअसल ये है कि गोल से गोल तक, और गोल में ही श्रीलंका ने हिसाब बराबर कर दिया और इस नाकामी का खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि हम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर तीसरे से 5वें नंबर पर आ गए और अब हमारे सर पर ये तलवार लटक रही है कि हमने पिछले साल भी फ़ाइनल नहीं खेला था और शायद इस बार भी इस नाकामी के बाद हमारे फ़ाइनल में जाने के इम्कानात मादूम हो गए हैं। अब बहरहाल कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, लेकिन फ़िलहाल अब मुस्तकबिल करीब में हमको इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से मुश्किल सीरीज़ होम ग्राउंड पर खेलनी है। तो आपसे जानना मैं ये चाहूँगा कि हमें लग रहा था कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ हमारे लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, लेकिन आपको लगता है कि हम उस तैयारी से गए थे या बस हम खुश हो गए हैं कि जी एक जीत गए एक हार गए? हाँ, लगता तो कोई आया भाई ऐसे ही है कि एक टेस्ट मैच से ही सीरीज़ जब तक ख़त्म नहीं होती ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। लेकिन जो मेरी अपनी सोच है कि हमने 3 स्पिनर, मेरे ख्याल में कि एक बैट्समैन बढ़ा लेना चाहिए था। 3 स्पिनर्स, जब आपके पास 2 रेगुलर स्पिनर्स खेल रहे हैं तो आप तीसरे को भी डालते हैं, तो इससे आप तीनों स्पिनर्स पे प्रेशर डाल देते हैं। तो इसमें आप इतने ओवर्स भी नहीं करा सकते किसी एक स्पिनर से या दोनों स्पिनर से, तो हर स्पिनर्स के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। 5-6 ओवर के बाद आप चेंज कर लेंगे या 8 ओवर के बाद दूसरे स्पिनर्स को ले आएंगे, तो 8-10 ओवर के बाद तो अच्छे जो स्पिनर्स हैं उनकी लाइन और लेंथ बनती है, उनका चांस बनता है विकेट लेने का। लेकिन जो हमारी स्पिन डिपार्टमेंट है, सॉरी टू से, कि जो फर्स्ट इनिंग तो चलो एक मैटर करती है कि 350-400 रन आपने करा दिए, लेकिन जो सेकंड इनिंग है उसमें 3 स्पिनर्स के बावजूद भी हमने 380 रन करा दिए। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है हमारे स्पिनर्स के ऊपर कि आप विकेट्स भी नहीं ले रहे और रन्स भी कंटेन नहीं कर रहे। तीनों स्पिनर्स की एवरेज 3 से ऊपर है कि वो आपको चार्ज करके खेल रहे हैं। आपकी उस जगह पे भी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमने इनकी बाउंड्रीज या सिंगल्स को कैसे रोकना है, इनको कंटेन कैसे करना है। हम जस्ट बॉलिंग में भी जल्दी में थे कि हम विकेट ले लें, किसी तरीके से आउट कर लें। इसमें भी प्लान करना पड़ता है, आपको रन्स रोकने पड़ते हैं, आपको मिडन ओवर्स करने पड़ते हैं, प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है बैट्समैन के ऊपर, आपकी फील्डिंग आपका साथ देती है। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत सारी चीज़ें मिस थी। और एक सिकंदर भाई ने बड़ी अच्छी बात की, इसी तरह मेरे साथ भी हो चुका है कि मैं भी एक जगह गया, तो मैं नाम नहीं लूँगा, अकेडमी में ही था, कुछ स्पिनर्स थे, तो मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था, तो मैंने उनको कुछ बता दिया। तो वहाँ एक हमारे बहुत सीनियर्स थे प्लेयर, उन्होंने कहा कि आज के बाद तुमने इनको नहीं बताना, क्योंकि वो 2-2.5 माह से वो कैंप लगा हुआ था, तो उनको वो चीज़ों से आगाह नहीं किया गया हुआ था। मैंने एक आधी चीज़ बताई कि जिससे उसको हेल्प हो सके, तो लेकिन मुझे वही टोक दिया गया कि आप ये काम ना करें जी, आप अपनी जाके एक साइड पे प्रैक्टिस करें। तो जब ये चीज़ें आप लड़कों के आगे करेंगे या ऐसी चीज़ें करेंगे तो उनको नहीं सिखाएंगे तो उसका रिजल्ट भी ऐसा ही आता है। तो लेट्स सी कि जैसे सिकंदर भाई ने कहा, जब भी काम मिले तो यंगस्टर्स के साथ काम मिले, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 13, आप इन बच्चों के साथ काम करें जो आपको सुने, जो आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं और आने वाले वक्त में पाकिस्तान टीम को सर्व करें, अंडर 19 को सर्व करें। तो जो हमारा नीचे बैच है वो भी अभी तक सो फार, हमारा जो ब्रांड है BPSL, उसमें भी ऐसा कोई भी स्पिनर नहीं देखा जो पाकिस्तान को सर्व कर सके। हर बंदे की दौड़ है कि मैंने T20 और T10 खेलना है, तो टेस्ट क्रिकेट का रिजल्ट भी यही आएगा। तो हमारे पास आने वाली टेस्ट क्रिकेट के लिए अगर हमने नंबर 1, नंबर 2 और ये फाइनल्स खेलने हैं,
तो हमें अपनी इन चीज़ों को सामने रख कर काम करना होगा। हमारे आगे बहुत सारे टेस्ट मैचेस हैं, पूरी ज़िंदगी है क्रिकेट के लिए, तो हमें अपना फ्यूचर तैयार करना है टेस्ट क्रिकेट के लिए। T20 और T10 और ODI के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए आपके पास अभी से ही ना कोई आपके पास अच्छा कोई ऑफ स्पिनर आएगा, यंगस्टर अभी तक सो फार नहीं देखा, कोई लेफ्ट ऑन स्पिनर कि जिसकी वेरिएशन हो। हर लेफ्ट ऑन स्पिनर साइड ऑन से है, हर चीज़ डिफरेंट है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो मेरे आपने तैयारी की बात की अब्दुल रहमान साहब, तो सिकंदर बख्श साहब, आप जब शो करने के लिए आते हैं तो बाल भी बनाते हैं, अपनी जो कबर्ड है उसके अंदर यार ये ना बताना कि मैं मेकअप भी करता हूँ। आप मेकअप भी करते हैं क्योंकि ये हिस्सा है ना, ये शो का हिस्सा है। और आप मैच चल रहा होता है तो रात भर नोट्स भी बनाते हैं, और जिन खिलाड़ियों के बारे में आप जानते नहीं हैं, कभी आप हमें भी कॉल कर लेते हैं, कभी किसी और को कॉल कर लेते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आदाद शुमार को इकट्ठा करते हैं। तो जब आप टेलीविज़न पर बैठने के लिए इतना होमवर्क करते हैं, तो आप श्रीलंका नहीं लगा आपको कि हम ऐसे ही चले गए थे और ऐसे ही वापस आ गए? नहीं, एक्चुअली ऐसे ही नहीं चले गए थे हम। तो हमने पहले ही कह दिया था, अगर जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था श्रीलंका में, तो मैं आपके प्रोग्राम में हम बैठ के यही बात कर रहे थे ना कि वहाँ पर जो सारे स्पिनर्स हैं इस वक्त छाए हुए हैं, और उस वक्त भी आप ही का यही सवाल था कि क्या हमारे स्पिनर्स इस काबिल हैं। अभी जैसे अब्दुल रहमान बोल रहा है, मैं बाद में उनसे एक सवाल डालूंगा, ये ज़रूर मैं उनसे बाद में इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा उस सवाल को, कि अब्दुल रहमान ये मुझे बताओ कि जो उनके जो बॉलर था वो बड़ी अच्छी लाइन पे गेंद कर रहा था, उसका गेंद सीधा भी बड़ा अच्छा आ रहा था, क्या ये चीज़ मिसिंग थी? और 90 हमारे जो आप दिनेश की बात कर रहे हैं ऑफ स्पिनर की या पाराबाज जयसूर्या की, वो पढ़ के उसका बाहर भी जा रहा था और स्ट्रेटर रह रहा था, जिसके वजह से दूसरी सीरीज खेल रहे थे सिकंदर बख्श साहब, और वो सिर्फ तीसरा मैच है और उनका, और 29 विकेटें वो ले चुके हैं अब तक 3 मैचों में। और उस नए बच्चे ने, मैं नया बच्चा ही कहूँगा, वो बच्चा ही था एक तरीके से टेस्ट क्रिकेट में, उसने पूरी पाकिस्तान टीम को आगे लगा दिया। तो क्या ये एक उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो वो स्ट्रेटर मारता था, उनका बल्ला हमारे प्लेयरों का वो ताड़ में रहते थे कि कहीं ये सीधा ना हो जाए, और उसके अंदर ही वो स्लिप भी मार रहे थे। तो ये तो मैं आपसे बाद में सवाल करूंगा, मगर मेरा अभी कर लेना सवाल, आपने डाल दिया। हाँ, जी हाँ अब्दुल रहमान, बिल्कुल। डू यू थिंक, नहीं रहमान, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ हमारे बॉलर में मिसिंग नहीं थी कि वो जो बाइट आता था, एक तो पढ़ के उनका लेग ब्रेक पढ़ के ऐसा जा रहा था एंगल के साथ, विच वॉज वेरी डेंजरस, स्लिप ले जाता है वो, और साथ में उसका स्ट्रेटर भी बड़ा अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा एक फ़र्क था कि हमारे जितने भी लेफ्ट ऑन स्पिनर हैं वो साइड लाइन के करीब से जाके बॉल करते हैं, मतलब वो साइड लाइन से स्टंप्स बॉल कर रहा था। अच्छा। हाँ, बहुत बाहर से जाके हम डिलीवर करते हैं, तो उधर से बहुत लेस चांस है आपके स्टेटर वन तो हो ही जाएगा, वहाँ से इतना लंबा आपको टर्न ब्रेक नहीं मिलेगा, टर्न नहीं मिलेगा, ड्रिफ्ट थोड़ी बहुत मिल जाएगी, लेकिन आप जब तक क्रीज को यूज़ नहीं करेंगे आपको इतनी चीज़ें बिल्ड नहीं। उसका स्टेटर वन इतना अच्छा था, वहीं से वो कोशिश कर रहा था ब्रेक टर्न करने की, वहीं से अंदर, वहीं से और दूसरा वो बैट्समैन के ऊपर वर्कआउट करके आया हुआ था अपनी मैनेजमेंट के साथ, उसको पता था कि हमारे बैट बाहर की तरफ खुल रहे हैं, तो इनको ऑफ साइड ऑफ स्टंप नहीं खिलाना, बिल्कुल 3 स्टंप्स के अंदर खिलाना है। तो हमारे जितने भी बॉलर्स हैं इन्होंने ड्राइव, कट और बाहर खिलाया है, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। आपने डॉट बॉल खिलाने की कोशिश ही नहीं की, हमने मिडल ओवर्स की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने, आपने देखे एक एक लाइन और लेंथ पे वो हिट करता रहा है, वहीं से हमारे बैट्समैन ने स्वीपें खेली, रॉन्ग शॉट्स खेले, प्रेशर बिल्ड हुआ, जो हमने नहीं किया। यासर शाह का भी मेरे ख्याल में काफ़ी देर के बाद उसने मैच खेला, उसकी भी लाइन टोटली ऑफ साइड ऑफ स्टंप थी। ऐसे बॉलर की लाइन 3 स्टंप्स भी होनी चाहिए, वर्कआउट करके आना चाहिए कि उनके बैट्समैन के वीक पॉइंट्स कौन से हैं, वो कितना करीब खेलते हैं, दूर से अच्छा खेलते हैं। हमारी मेरे ख्याल में कि इसमें ऊपर कोई वर्कआउट नहीं था, हम बस डिलीवर करने की कोशिश कर रहे थे कि हम बस बॉल डाल दें, बस बॉल करा दें, फिर देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता, टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का गेम है, इसको हर सेशन के साथ हर घंटे के अंदर आपने इसको कंट्रोल में, बिल्कुल वजह फरमाया अब्दुल रहमान साहब आपने, और आप हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्श साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे श्रीलंका में खामियां और सीरीज़ के ड्रॉ होने की, और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दिसंबर 2020 में चीफ सेलेक्टर बनने वाले साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम ने बतौर चीफ सेलेक्टर ओहदा संभालने के बाद अपना पहला असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान किया था।
15 जनवरी 2021 को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद वसीम ने टेस्ट ओपनर इमामुल हक को रेड बॉल क्रिकेट खेलने के काबिल करार नहीं दिया था। ओके जी, ऑब्वियसली उनके आप स्टैट्स देखते हैं तो उनके टैलेंट को वो जस्टिफाई नहीं करते हैं जिस तरह का उनमें टैलेंट है, लेकिन आई फील कि रेड बॉल के लिए मे बी अभी वो रेडी प्रोडक्ट नहीं है। ऑब्वियसली वो इंजरी का भी शिकार है फ़िलहाल, लेकिन अगर हम देखते हैं तो मेरा जो एक है कि हम रेड बॉल कम खेल रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट है चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, तो जिसकी वजह से इंपॉर्टेंस हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे वो प्लेयर हैं जो कि आके डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, रेड बॉल का ज़्यादा यूज़ टू होंगे। उसके बाद जो भी टेक्निकी इनके मसाइल हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, दे कैन बी रिकंसिडर्ड। और जनाब अब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी आ गए हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं। माजिद भट्टी साहब, कुछ दिन पहले मोहम्मद वसीम कह रहे थे कि इमामुल हक जो है वो रेड बॉल टीम के लिए फ़िट नहीं है, और अब इमामुल हक जो है वो रेड बॉल भी खेल रहे हैं, इमामुल हक वाइट बॉल भी खेल रहे हैं। देखिए, यही इसीलिए कहा जाता है कि बंदे को कोई भी बात करते हुए जरा सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो इस बयान में जो मोहम्मद वसीम कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल कंट्रडिक्शन है जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की। इसका मतलब है कि ज्यादा इन्फ्लुएंस सिलेक्शन में बाबर आजम का नजर आ रहा है, सकलैन मुश्ताक का नजर आ रहा है। लेकिन इमामुल हक को भी हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने चीफ सिलेक्टर को गलत साबित किया। लेकिन बात जगहों पर जहाँ चीफ सिलेक्टर बोल सकते हैं, अब मिसाल के तौर पे शान मसूद की इतनी परफॉर्मेंस है, शान मसूद कंसीडर नहीं हो रहे। देखिए, जब इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर थे तो वो कई बार जो 11 सिलेक्ट होती थी उसमें भी सरफराज और हमारे जो कोच थे पाकिस्तान टीम के, तो उनको मशवरा देते थे कि आपको ये नहीं, ये 11 खिलाड़ी खिलाने चाहिए। अगर किसी खिलाड़ी में उनको समझ आती थी कि इस खिलाड़ी को टीम में होना चाहिए, तो वो कोशिश करते थे कि कप्तान और कोच को बताएं कि उनको टीम में रखें। लेकिन ये तो बिल्कुल एक अजीब सी बात कर रहे हैं, एक अलग सी बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस वक्त का ये बयान है उस वक्त नए नए मोहम्मद वसीम आए होंगे और नए नए इंजमामुल हक हटे होंगे, तो उनके जहन में ये भी होगा कि कहीं फॉर्मर चीफ सिलेक्टर के भतीजे को अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया तो मुझ पर क्रिटिसिज्म होगा। लेकिन ये चीज हर एक पे अप्लाई होनी चाहिए। वो लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं, अब देखें ना, आबिद अली अनफॉर्चुनेटली बेचारे अपने दिल के आर्जे में मुब्तला हुए, फिलहाल तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से जो नंबर 1 चॉइस थी वो शान मसूद बनते थे। लेकिन ठीक है, अब्दुल्ला शफीक को मौका मिला, उन्होंने चांस को ग्रैब किया और उन्होंने भी लोगों को गलत साबित किया। तो इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ के बात करनी चाहिए। और मोहम्मद वसीम तो बहुत सारी चीजें वो कहाँ थे जो पहले फोन करके खिलाड़ियों को बताया करते थे कि हम आपको टीम में सिलेक्ट नहीं कर रहे, हमें बड़ा अफसोस हुआ। वो तो मेरा ख्याल एक फोटो सेशन था और टेलीविजन के लिए एक मीडिया को थोड़ी देर के लिए मसाला दिया गया था। उसके बाद तो बहुत सारे खिलाड़ी बेचारे सर पीट कर रहे कि हमें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन चीफ सिलेक्टर को दोबारा हमने बात करते हुए नहीं देखा प्लेयरों से। और प्लेयर तो आज भी इंसाफ के हुसूल में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब। उधर पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान के इंतहाई खूबसूरत मुकाम पर होने वाली ज़ल्मी मदरसा लीग का 5वां एडिशन गिलगित वॉरियर्स ने जीत लिया है। फाइनल में गिलगित वॉरियर्स ने स्कर्दू टाइगर्स को 35 रन से हराया। पहले बैटिंग करते हुए गिलगित वॉरियर ने 8 ओवर्स में विकेटों के नुकसान पर 105 रन स्कोर किए। जवाब में स्कर्दू की टीम हदफ के ताक़ुब में कामयाब ना हो सकी और गिलगित वॉरियर्स ने ज़ल्मी मदरसा लीग के 5वें एडिशन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। चीफ सेक्रेटरी मोहिदुद्दीन दानी और सूबाई वज़ीर खेल राजा नासिर अली ख़ान ने इनामात तकसीम किए। पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने कहा है कि ज़ल्मी मदरसा लीग के 5वें एडिशन के इनेकाद पर वो खासे खुश हैं। पाकिस्तान के मदारिस के तलबा अपने शहरों में ज़ल्मी मदरसा लीग के इनेकाद का इंतज़ार करते हैं और इवेंट के इनेकाद पर अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार करते हैं। जावेद आफरीदी ने कहा कि जल्द ज़ल्मी मदरसा लीग के 6ठे एडिशन की तफसीलात का ऐलान करेंगे। पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन इससे कबल पेशावर, वज़ीरिस्तान, कोयटा, आज़ाद कश्मीर में ज़ल्मी मदरसा लीग का इनेकाद कर चुकी है, जिसमें तमाम मसालिक के मदारिस के तलबा एक साथ क्रिकेट खेल कर मजहबी रवादारी और हम आहंगी का इजहार करते रहे हैं।
यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।